मित्रों, ये लिखावट की ओर से आप सबका स्वागत है इस आज के इस कविता पाठ में। और एक छोटी सी टिप्पणी मैं करूंगा। उसके बाद राघवेंद्र जी बातें बताएंगे कि आज हम लोगों ने क्यों और कैसे इस प्रोग्राम को रखा है। और उसके बाद हमारे आज के 4 कवि होंगे, अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। और फिर कौशल किशोर हमारे साथ हैं लखनऊ से, तो उनसे भी मैं चाहूँगा कि एक टिप्पणी करें। और उसके बाद जीवन सिंह जी का वक्तव्य हम लोग सुनेंगे। ये पूरी योजना है। एक दिन लोकमित्र प्रकाशन के आलोक शर्मा आए थे, हम लोग बैठे थे, काफ़ी देर तक बातें करती रहे। उसी में उन्होंने बताया कि ये इस तरह का की एक किताब राघवेंद्र रावत ने संपादित किया है। और उसमें करीब 80 कवि हैं राजस्थान के या राजस्थान से। ये मुझे इस पूरी योजना में ही मेरी उत्सुकता जगी। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम इन कवियों का कविता पाठ यहाँ कराएं। और फिर राघवेंद्र रावत ने इसमें मेरी मदद की। और शायद हम लोग कुछ और प्रोग्राम करेंगे। आज ये पहला प्रोग्राम है और इसका आधार वह कविता संग्रह है जो आने वाली है लोकमित्र प्रकाशन से। और उसमें जितने कवि हैं, जितने लोगों को हम लोग आमंत्रित कर सकते हैं, करेंगे। और उस कविता संग्रह का नाम है अपने समय का आज, राजस्थान की समकालीन पत्रिका कविता। कविता राजस्थान की समकालीन कालीन कविता। कविता। ये समकालीन कविता। तो इसी नाम से हमने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और वो हम लोग करेंगे। राघवेंद्र रावत जी, जीवन सिंह जी और जो 4 कवि हैं, आप लोग पहले कवि हैं, उसके बाद आप राजस्थान से आते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप लोग राजस्थान के ही कवि हैं। आप सबकी पहचान राष्ट्रीय है और हिंदी समाज में आप लोगों ने समाज में प्रतिष्ठा अर्जित की है कविता के माध्यम से। और हम लोग एक दूसरे की कविताएं सुनते, पीठ थपथपाते बड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि लिखावट को इस तरह से काम करना चाहिए कि सब लोग ऑनलाइन आएं, कविताएं पढ़ें। और ऑनलाइन होने का अवसर तो कोरोना ने दिया है। इसी दौरान ये ऑनलाइन की बात आई। लिखावट की स्थापना रघुवीर सहाय, मंगलेश डबराल और मैं, इन तीनों लोगों ने मिलके इस संस्था की स्थापना की थी 9वें दशक में, पिछली शताब्दी के। और भी मित्र हैं जिन्होंने मदद की है, जो जुड़े रहे हैं। तो अब ये धीरे धीरे ऑनलाइन होते जा रहा है। आज के आमंत्रित कवि हैं देवयानी भारद्वाज, जो राजस्थान से हैं लेकिन इन दिनों दिल्ली में रहती हैं। हंसराज चौधरी राजस्थान के
कोटा शहर से हैं, कैलाश मनहर जो मनोहरपुर राजस्थान, और अनिल गंगल जयपुर में हैं। जीवन सिंह जी अलवर में हैं। राघवेंद्र रावत जी जयपुर राजस्थान से हैं जयपुर और जयपुर में रहते हैं। तो ये सब मिल के आज का प्रोग्राम बना है, और मुझे लगता है कि इससे आप आने वाली किताब के बारे में भी हम लोगों को बताएंगे, कवियों के बारे में बताएंगे, और राजस्थान की भूमिका रही है। देखिए, मैंने कलाकारों को देखा है, जो समकालीन कलाकार हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान की प्रकृति और आबो हवा में एक खुशबू है जो कलाकारों को आकर्षित करता रहा है। मैं देखता हूँ कि हर कलाकार राजस्थान जाना चाहता है, वहाँ रहना चाहता है और पेंटिंग करना चाहता है। तो इस तरह भाषा, कविता, कहानी, सब जगह राजस्थान की प्रकृति ने, वहाँ के लोगों की संस्कृति ने कहीं न कहीं प्रभावित किया है। तो अब मैं राघवेंद्र रावत जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आज के इस कार्यक्रम के बारे में अपनी टिप्पणी रखें, अपने समय का आज। राघवेंद्र जी। माइक आप ऑन म्यूट नहीं है, पर माइक हैं। माइक 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 ऑन कर लीजिए, माइक। बचपन से लेकर के एक लंबा अरसा मैंने भरतपुर में गुजारा और लगभग 31 वर्षों से मैं यहाँ हूँ। कोरोना से ठीक पहले 2019 में जनवादी लेखक संघ के द्वारा एक वर्कशॉप यहाँ जयपुर में आयोजित की गई थी और उसमें लगभग 50 देश भर से कवि आए और रचना प्रक्रिया पर एक लंबी बातचीत हुई, विचारधारा और रचना प्रक्रिया पर। और उसमें देश के बहुत सारे वरिष्ठ लोग भी आए जो काव्य चिंतन से जुड़े हुए थे और एक बहुत सफल आयोजन हो रहा। ये जून 2019 के आसपास की बात है और तभी ये विचार आया कि क्यों ना राजस्थान के कवियों को लेकर के एक काव्य संकलन निकाला जाए। उसके पीछे एक धारणा ये भी रही कि आमतौर पे ये होता रहा है कि राजस्थान के कुछ गिने चुने कवि हैं जिनको भारतीय साहित्य के परिदृश्य पे पढ़ा और सुना जाता रहा है और एक बड़ा कवि वर्ग जो काव्य चिंतन से जुड़ा रहा है और जो हमारे समय की जो चिंताएं हैं उन चिंताओं को रेखांकित करता रहा है, उन प्रश्नों को रेखांकित करता रहा है, लेकिन वो कहीं पास में ही छूट जाते हैं। तो क्यों ना एक संकलन निकाला जाए और उस संकलन को निकालने की जिम्मेदारी जलेश ने उठाई और मुझे संपादन का दायित्व दिया। लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये रही कि मुझे आदरणीय जीवन सिंह जी, नंद भारद्वाज जी और शैलेंद्र चौहान जी, इनका मुझे मार्गदर्शन इसमें मिला। ये आप सब जानते हैं कि ये साहित्य में आप
की कितनी अच्छी पहचान है, और जो मार्गदर्शन उनसे मिला और जो सहयोग मुझे मिला, तो मेरा काम काफी कुछ आसान इसमें हो गया। आप देखिए कि 60वें दशक के बाद से अगर हम देखते हैं तो जो भारतीय समकालीन कविता की जो स्थिति है, उससे राजस्थान की कविता बराबर कदम ताल करते हुए चलती आ रही है, जिसमें नंद चतुर्वेदी, विजेंद्र, ऋतुराज, हरीश वाधानी, तारा प्रकाश जोशी जी, इन सबको हम देखते हैं। और उसके बाद एक नई पीढ़ी हमारे सामने आती है, नंद भारद्वाज, सवाई सिंह शेखावत, गोविंद माथुर, कैलाश मनहर, हेमंत शेष, हरीश कृष्णचांदी आदि आदि के रूप में, अनिल गंगल जो हमारे बीच में अभी हैं मौजूद। तो ये बराबर एक परंपरा हमें विकसित होती दिख रही है। पिछले 50 सालों में इस संकलन के दायरे को हमने पिछले 50 साल के, जो समकालीन कविता का दायरा हमने माना पिछले 50 वर्ष, उस दौर में हमने देखा है कि एक युद्ध हमारे देश ने लड़ा, आपातकाल भी हमने देखा, और बाबरी मस्जिद का विध्वंस भी हमने देखा, और उसके बाद में यहां तक आते हैं तो निर्भया कांड, स्त्री स्वतंत्रता का प्रश्न, दलित मुक्ति का प्रश्न, और किसान आंदोलन, वैश्वीकरण, बाजारवाद, इन सब मुद्दों से बराबर कविता जूझती रही है और रेखांकित भी करती रही है। कविता कभी अपने समय से निरपेक्ष नहीं होती, इसलिए ये मुद्दे बराबर समकालीन कविता में देखे जा सकते हैं, और राजस्थान की कविता में भी बराबर ध्वनित होते रहे हैं। ये जब ये संकलन की रूपरेखा बनी तो मीटिंग का एक आयोजन किया, और मैं आपको बता दूं कि ये संकलन का भले ही संपादन की जिम्मेदारी मेरे पास थी, लेकिन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत हम इस संकलन को लाने की हमने कोशिश की। और मैं लोकतांत्रिक प्रोसेस की बात इसलिए कर रहा हूं कि कविता भी अगर हम देखें इस पूरी यात्रा में तो पहले से ज्यादा लोकतांत्रिक हुई है। तो तय ये हुआ कि हमने इसमें 4 खंड हमने इसमें रखे हैं। पहला खंड तो वो जिसको नाम दिया धरोहर, यानी उसमें वो हमारे शीर्ष रचनाकार हैं जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हिंदी कविता को उन्होंने निश्चित रूप से समृद्ध किया है। उसमें आदरणीय नंद चतुर्वेदी जी, हरीश वाधानी जी, विजेंद्र जी, तारा प्रकाश जोशी जी और भाई शिवराम जैसे लोग हैं। और उसके बाद में समकालीन कविता में जो 2 खंड हैं, उसमें उनके बाद के जितने भी कवि हैं कोशिश की है, जो आज अभी पिछले वर्षों तक जिन्होंने काव्य जगत में दस्तक दी है, उन सबको इसमें जगह मिले। कविताओं के चयन में मूल रूप से ये ध्यान रखा गया कि वो कविताएं जो लगातार जनवादी मूल्यों की पक्षधर रही हो, प्रगतिशील मूल्यों की पक्षधर रही होगी, मानवीय मूल्यों की पक्षधर रही है, स्त्री स्वतंत्रता की पक्षधर रही है, वो कविता इस संकलन में, वह स्वर इस संकलन में
प्रमुखता से आए। भले ही ये संकलन जनवादी लेखक संघ ने निकाला हो, लेकिन हमने संघ की बाउंड्रीज को तोड़ करके काम किया है। इसमें जलेश के कवि भी हैं, प्रलेश के भी कवि हैं, पीयूष सेल से भी जुड़े हुए कवि हैं, और ऐसे भी जो हैं जो किसी भी संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन इन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और निरंतर उसी ढंग से कविताएं करते हैं। तो समकालीन कविता के दो खंड किए, समकालीन कविता भाग 1 और समकालीन कविता भाग 2। भाग 2 1 में छंदमुक्त कविता है और भाग 2 में छंद युक्त कविता है। गीत और हिंदी गीत और गजल है। ये एक सुविधाजनक तरीके के लिए कर लिया है, बाकी इसमें ऐसा कहीं कोई भाव नहीं था कि कोई भी शिल्प किसी दूसरे शिल्प से कमतर है। उस तरह का कोई आकलन इसमें हमने नहीं किया है। जनवादी लेखक संघ निरंतर हिंदी और उर्दू दोनों का हामी रहा है, या हिंदी और उर्दू बराबर का महत्व दिया जाता है। मैं अगर शमशेर जी के शब्दों में कहूं तो मैं हिंदी उर्दू का दोआब हूं। मैं हिंदी उर्दू का दोआब हूं, मैं वह आईना हूं जिसमें आप है। तो इसमें एक खंड हमने उर्दू का भी रखा है। उसमें 11 शायर हमारे बीच में होंगे, 5 धरोहर खंड में हैं और 57 कवि वो समकालीन कविता भाग 1 में और 11 समकालीन कविता भाग 2 में। अब ये संकलन आपके सामने आएगा। हमारी कोशिश रही है कि हम विभिन्न स्वरों को इसमें शामिल करें, और उसमें कितने सफल हुए हैं ये तो जब संकलन आप लोगों के हाथ में होगा, और जो आलोचक हैं और आप लोग हैं उसको देखेंगे कि हम इस प्रयास में कितने सफल हुए हैं। इन कविताओं के साथ में 4 आलेख भी इसमें हैं जो अलग अलग खंडों को पर अपने विचार रखते हुए हैं। पहला खंड तो आदरणीय जीवन सिंह जी का ही है, उन्होंने धरोहर खंड पर लिखा है। समकालीन कविता के पहले खंड पर आदरणीय नंद भारद्वाज जी ने आलेख लिखा है, और दूसरे खंड पर शैलेंद्र चौहान जी ने, और उर्दू खंड पर बीकानेर के बहुत अच्छे आलोचक हैं अस्मा मसूद उर्दू साहित्य की, उन्होंने अपना आलेख लिखा है। मैं उन सबका भी आभारी हूं कि उन लोगों ने मेरे विनम्र निवेदन को स्वीकारा और उसको रेस्पॉन्स दिया और आलेख मुझे लिख कर दिए। इसके अलावा खास तौर से अस्मा मसूद का, क्योंकि उर्दू में मेरी कोई पहुंच नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो ये जो 3 नाम हैं, इनके मुकाबले मेरी कोई पहुंच नहीं है। इनका मार्गदर्शन ना होता तो शायद मेरे लिए ये काम और ज्यादा मुश्किल होता। तो मैं जिन लोगों ने आलेख हमें लिख के दिए वो, और नंदी का, नंदी ने धरोहर खंड की अधिकांश कविताएं नंदी ने ही हमें उपलब्ध कराई। तो इस तरह से एक संकलन बना, उसकी रूपरेखा बनी, और आगे ये संकलन कितना अपनी सार्थकता सिद्ध करता है यह समय ही बताएगा। शमशेर के शब्दों में कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मैं इसमें ज्यादा क्या कहूं। और एक बात और, जो इस सारे प्रयास को सामने लाने में जनवादी लेखक संघ का भी मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे विश्वास व्यक्त किया
आदरणीय जीवन सिंह जी, बजरंग बिहारी जी, डॉक्टर राजीव गुप्ता जी और भाई संजीव जी, और इसकी जिम्मेदारी मुझे दी, मैं उनका भी मैं आभारी हूँ। और मैं उनके विश्वास में कितना खरा उतरा हूँ ये आगे वक्त तय करेगा। तो मैं, और इस पूरी यात्रा को हमारे सामने लाने के लिए जो काम किया है प्रकाशन का, वो भाई आलोक जी ने किया, लोकमित्र प्रकाशन के आलोक जी ने। वो निरंतर इसमें लगे रहे और जब जब संपादन में दिक्कत आती रही उनको सुलझाते रहे, और बहुत श्रम के साथ उन्होंने, जबकि हमने देखा कि डेढ़ साल कोरोना से पूरा विश्व जूझता रहा है, तो हम भी कैसे अप्रभावित रह सकते थे? हम भी प्रभावित हुए और ये प्रकाशन भी उससे प्रभावित हुआ। और 1.5 साल के विलंब से आया, लेकिन उन्होंने बहुत धैर्य के साथ में, बहुत श्रम के साथ में इस संकलन को तैयार किया है। मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब मैं आदरणीय मिथिलेश जी से कहता हूँ कि वो इस प्रकार पर आगे बढ़े। धन्यवाद, राघवेंद्र जी, नमस्कार। हम आगे बढ़ें इसके पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं जी। आम पाठकों को ध्यान में रखकर इस संग्रह के बारे में कुछ कहें आप। देखिए, जहां तक आम पाठकों का, ये कविता, इस संकलन में जो कविताएं ली गई हैं वो सभी कविताएं हैं जीवन से जुड़ी हुई हैं, जीवन के यथार्थ से जुड़ी कविताएं। तो अगर जीवन का यथार्थ कविताओं में आ रहा है तो निश्चित रूप से वह आम पाठकों की कविता है। शुक्रिया शुक्रिया। हरी एक बात मैं जो, हाँ, हरीश जी का एक बहुत प्रसिद्ध गीत रहा है, रचना है, मैं उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा जो जो इस संकलन का जो शीर्षक है, जो इसके बारे में और ठीक से आप कहता रहा है, जहां से हमने प्रेरणा ली है कि जिन्हें अपने समय का आज रचना है, जिन्हें अपने समय का आज रचना है, अकेली फैलती आंखें दुखाती चाह को, छूने दुमाले से सुबह आज उतरना है, जिन्हें अपने समय का आज रचना है। तगारी भर जमी आकाश रखते हाथ को, तगारी भर जमी आकाश रखते हाथ को, होकर कलमची गणित के उपनिषद की हर लिखावट को बदलना है, जिन्हें अपने समय के आज रचना है। यानी इन समय के सारे परिवर्तनों को समेटती हुई कविता इस संकलन में हमने लाने का प्रयास किया है। धन्यवाद। शुक्रिया राघवेंद्र जी। आप लोग राघवेंद्र रावत को सुन रहे थे। कवि हैं, लेखक हैं और जनवादी लेखक संघ से जुड़े हुए हैं। तो इसके बाद मैं लोकमित्र प्रकाशन के आलोक शर्मा को आमंत्रित करता हूं और वो सिर्फ और सिर्फ बताएं कि यह किताब जब छप कर आ जाएगी तो कैसे पाठकों को सुविधापूर्वक उपलब्ध हो सकती है। आलोक शर्मा बहुत ऊर्जावान प्रकाशक हैं, सचेत प्रकाशक हैं और अच्छी किताबें लाने का प्रयास करते रहते हैं। आलोक शर्मा। आलोक जी। नमस्कार जी सर, प्रश्न मैं सुन नहीं पाया, क्या आपने पूछा था? आप इस संग्रह को कब तक ला रहे हैं
और अच्छा अच्छा। पाठकों को कैसे वो उपलब्ध हो सकती है। जी जी जी। तो सभी को उसका नमस्कार। प्राइस क्या रखा है, हम्म। ये सब बातें आप बताएं ब्रीफली, 1-2 मिनट ठीक में। ठीक ठीक ठीक। ये मतलब कल परसों से अवेलेबल हो जाएगा अमेजन पे और सब जगह। और जी इसका मूल्य हमने जो है ये करीब 344 पेज का संग्रह मतलब जा रहा है पूरा। हाँ जी हाँ जी। और 295 हम इसका प्राइस रख रहे हैं। और फिर छूट के साथ हम जो है इसको कोशिश करेंगे कि मतलब 250 रुपये में लोगों को अवेलेबल रहे। और अमेजन पे जो पोस्टल चार्ज होता है वो अमेजन लेगा। और अगर आप सीधे प्रकाशक से मंगाएंगे तो डाक खर्च भी हम उससे वो माफ करेंगे, मतलब उसका मतलब चार्ज नहीं करेंगे। ये है सर। शुक्रिया आलोक जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये हमारे प्रकाशक मित्र थे आलोक शर्मा, जिन्होंने बताया कि अपने समय का आज राजस्थान की समकालीन कविता, जिसमें लगभग 80 कवि हैं और 4 आलेख हैं, 1-2 दिनों में छप कर आ जाएगी और अमेज़न पर उपलब्ध होगी, उससे मंगाया जा सकता है। और आप प्रकाशक से सीधे मंगा सकते हैं। धन्यवाद आलोक जी। अब हम लोग, मैं कवि मित्रों से आग्रह करूंगा कि धैर्य रखें और अपने ऊपर प्रेशर ना आने दें। मैं एक वक्तव्य कौशल किशोर से लेना चाहूँगा, और उसी उसी विषय पर जो अभी मैंने राघवेंद्र से पूछा था, क्योंकि 7 बजे कौशल जी चले जाएंगे। तो कौशल किशोर जी एक बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी। कौशल जी, कौशल किशोर नहीं है, अच्छा आएंगे तो देखेंगे। तो अब हम कविता पाठ की ओर जा रहे हैं। और हाँ कौशल जी, आपसे एक टिप्पणी चाहिए मुझे। कविता राघवेंद्र जी, जलेश राजस्थान ने जो पहल ली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और रेखांकित करने वाली पहल है। और क्योंकि ये जो जिन कवियों को आपने शामिल किया है वे सिर्फ राजस्थान के कवि नहीं हैं। और यह बात भी हम लोग समझते हैं कि हर कवि अपने जमीन का कवि होता है। चाहे त्रिलोचन को ले, चाहे केदारनाथ अग्रवाल को ले, नागार्जुन को ले, तो सभी अपने जमीन के कवि हैं। उसी तरह से राजस्थान जो एक काफी उर्वर भूमि रही है कविता की, साहित्य की, लघु पत्रिकाएं जहां से उसकी एक लंबी रिवायत रही है। तो राघवेंद्र जी ने जो टिप्पणी की उससे इस इस संकलन, इसके पीछे के उद्देश्य, इसकी रूपरेखा, इसकी उपलब्धता और इसमें 4 खंडों में कैसे हिंदी, उर्दू और अपनी धरोहर को कैसे ले आया गया है, संरक्षित किया गया है, और समकालीन कविता का जो पूरा व्यक्तित्व है उसको ले आने की कोशिश की गई है। और खास तौर से जो मानवीय कविताएं हैं, जनवादी कविताएं हैं, प्रगतिशील कविताएं हैं, और जो एक बेहतर जीवन मूल्यों के लिए संघर्ष करने वाले रचनाकार हैं, उनको मंच दिया गया है। तो मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और जन संस्कृति मंच की ओर से भी और अपनी ओर से भी इस प्रयास को सलाम कहता हूं। राघवेंद्र जी और उनके साथियों और साथ खास तौर से जलेश राजस्थान ने, जीवन सिंह जी, शैलेंद्र चौहान जो हमारे मित्रों ने ये पहल ली है, ये महत्वपूर्ण और जरूरी पहल है। धन्यवाद। कौशल जी, जी आप पाठकों से
ये कहना चाहेंगे कि वो किताबें खरीदें और खरीद कर पढ़ें? बिल्कुल बिल्कुल। हमें एक पाठक वर्ग भी लगातार तैयार करना है, और लिखावट की ओर से हम लोगों की लगातार यही कोशिश है। जो साहित्यिक पत्रकारिता पर जो कार्यक्रम है, कविता पर जो कार्यक्रम है, कविता को दूर तक जब हम पहुंचाएंगे, तभी लोगों के अंदर पढ़ने की एक जिज्ञासा और रुचि भी पैदा होगी। और ये कोशिश लगातार लिखावट की ओर से हो रही है। मिथिलेश जी स्वयं लगातार करते रहे हैं, और इन हम सभी लोगों, चाहे जलेश हो, प्रलेश हो, जसम हो, तमाम ऐसे संगठनों की ओर से और व्यक्तिगत भी इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। और मैं अपील भी करूंगा कि इस जरूरी किताब को खरीदा जाए, पढ़ा जाए, और इसे दूर तक पहुंचाया जाए, इसका प्रचार भी किया जाए। इस तरह के सामूहिक और सहकारी कदम का प्रचार भी। इससे पहले धन्यवाद कौशल जी। मिथिलेश जी, मैं निवेदन करूं, जिससे पहले कविता पाठ शुरू हो, एक लाइन मैं बोलना चाहता हूं जो जी जी जो बोलिए। जो बहुत महत्वपूर्ण थी। ये संकलन, ये इतने सारे महत्वपूर्ण कवियों के बिना संभव नहीं था। उन जी कविताओं उन कविताओं को लाना इन कवियों के बिना संभव ही नहीं था। और मैं इन सारे कवियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने बहुत अपनत्व के साथ मुझे रचनाएं दी, और हम इतना व्यापक फलक की कविता, एक व्यापक फलक का संकलन आपके सामने लाने में सक्षम हुए। उसके पीछे इन सारे कवियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इनका हृदय से आभारी। धन्यवाद राघवन जी। वो दरअसल आज किताब पर चर्चा नहीं है, लेकिन एक संक्षिप्त चर्चा तो होनी ही चाहिए। अगर किताब आ रही है तो अगर पहले से हम उसके बारे में बात करें, जैसे अंग्रेजी में होता है, किताब अभी बन ही रही होती है कि उस पर समीक्षाएं आने लगती हैं। ये परंपरा हिंदी अंग्रेजी लिटरेचर में है, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, वो खुल के चर्चा करते हैं। ये संस्कृति हमें हिंदी साहित्य में भी लाना चाहिए। इसको छोड़ के कि मेरा संग्रह है तो कौशल किशोर लिखेंगे ही लिखेंगे, ये सब नहीं। इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के जहाँ अच्छी चीज़ें आई हैं उनका हमें स्वागत करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अच्छा, इन शब्दों के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देवानी भारद्वाज को जोड़ना चाहते हैं कविता पाठ के लिए। देवयानी ने एक परिचय भेजा है, तो मैं उस परिचय को पढ़ना चाहता हूँ। देवयानी भारद्वाज शिक्षाविद हैं और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ हिंदी भाषा के संदर्भ व्यक्ति के रूप में काम करती रही हैं। इस सिलसिले में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे राज्यों के साथ पाठ्यपुस्तक निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षणों और सामग्री निर्माण के कार्य से जुड़ी रही हैं। हाल तक वे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के साथ जयपुर से भाषा के संदर्भ व्यक्ति के रूप में काम कर रही थी। वर्तमान में ह्यूमन पीपल टू पीपल इंडिया दिल्ली में एक वरिष्ठ सामग्री निर्माण विशेषज्ञ के तौर पर काम कर रही हैं। 10 वर्ष तक पत्रकार के रूप में भी काम किया है। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर इत्यादि। सिनेमा और सामाजिक मुद्दों पर भी लिखती हैं। इस दौरान प्रेम भाटिया फेलोशिप के तहत युवा पत्रकार के रूप में विकास की असमानता और विस्थापन के विषय पर अध्ययन भी किया।
शिक्षा, दर्शन और अन्य शैक्षिक विषयों पर अनेक लेख, अनुवाद विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। एक कविता संग्रह इच्छा नदी के पुल पर प्रकाशित है, जिसे मेजर दिवजोत और कौर चावला सम्मान से सम्मानित। देवयानी की कविताएं समय समय पर पत्र पत्रिकाओं और ब्लॉग्स पर प्रकाशित होती रही हैं। 2016 में राजस्थान पत्रिका कविता पुरस्कार से भी सम्मानित। और अब इस परिचय में लिखावट में कविता पाठ को भी वो जोड़ेंगी। इसी शुभकामना के साथ मैं देवानी भारद्वाज को कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। देवानी जी, नमस्ते और शुक्रिया आपको इस मंच पे मुझे जोड़ने के लिए। परिचय राघवेंद्र जी का आदेश था कि परिचय भेजा जाए, तो मैंने भेज दिया। मुझे नहीं पता था कि इसको इस तरह से पढ़ा भी नहीं जाएगा, हाँ, इस तरह से संक्षिप्त मैंने रख मांगा था। जी जी जी। तो कितनी कविताएं मुझे पढ़नी चाहिए ताकि मैं ध्यान में रख के और अब तय तो ये हुआ था कि 10-12 मिनट, तो एक व्यक्ति को लेकिन पढ़ आप खुद ही तय करें। ठीक है, मैं 4 कविताएं अपनी पढ़ूंगी और फिर अगर आपको लगता है कम या अगर ज्यादा तो आप मुझे आप बताइएगा। एक भी कविता पढ़ें, लेकिन पूरे इत्मीनान के साथ ठीक है परफॉर्म करें। जी। तो शुक्रिया। जी शुक्रिया। पहली कविता जो मैं पढ़ रही हूँ, इसका शीर्षक है जो टूटती हैं वर्जनाएं वे बहुत थोड़ी हैं। जो निभाई जाती हैं बेड़ियां वे बहुत गहरी हैं, फिर भी लिखती हैं हम बुरी औरतों की फहरिस्त में बदनाम लड़कियां, छिनालें, रंडी और एक बुढ़िया के आवारा हो जाने की दास्तान। जो लांघी न गई खाइयां जीवन में लिख कर लांघ जाना चाहती हैं हम, मुक्त करना चाहती हैं कविता सी बेटियों को। अभी बहुत मंडरा रहे हैं परंपरा के प्रेत, अभी बहुत बाकी हैं जकड़ने। औरतों की आने वाली नस्ल आजाद रहे, हम खोल रही हैं भाषा में वे सारी सांकलें। अब एक कविता जो अभी हाल के ही घटनाक्रम के बीच में उपजी है, खासतौर से ये जो कोरोना का जिस तरह का साल समय हमने देखा, इसी के बीच में लिखी गई है। इस मुल्क की आबो हवा में उसे दबे पांव आना था, जिस वक्त लगता कि अब आई मुकर सकती थी आने से। आ धमकती किसी नितांत अनअपेक्षित बेला में, उसका मिजाज ऐसा ही था और किससे छुपा था। किसने सोचा था एक दिन वह टहलने निकलेगी, हर घर की कुंडी खटखटाएगी, पिता की आंखों के सामने बेटे को उठा ले जाएगी। किसने सोचा था एक दिन वह टहलने निकलेगी, हर घर की कुंडी खटखटाएगी, पिता की आंखों के सामने बेटे को उठा ले जाएगी, माँ से छीन लेगी मुंह चूम कर विदा करने का मौका भी, दुख को तबाही में बदल देगी। वह प्रिय जिसे हाथों से नहलाकर विदाई के वस्त्र पहना कांधों पर उठा ले जाना था, उसे छू भी न पाएंगे, एक दूसरे से लिपट कर रो भी न पाएंगे। शमशान के दरवाजे पर कतार लगाएंगे और हमारे अपने सरकारी कागजों में आंकड़े की तरह भी जगह न पाएंगे। मुख्यमंत्री बताएंगे मौत को सरकार की बदनामी की साजिश। मुख्यमंत्री बताएंगे मौत को सरकार की बदनामी की साजिश। प्रधानमंत्री सब चंगा है जी कहेंगे। आसान तो नहीं होता महामारी का मुकाबला, आसान तो नहीं होता महामारी का मुकाबला, त्रासद ही होता है अपनों और बेगानों का भी इस तरह जाना। कोई भी जीवित समाज हाथ न मिला पाए, आस की डोर तो पकड़ता है। कोई भी जीवित समाज हाथ न मिला पाए, आस की डोर तो पकड़ता है। हत्यारे हो हुक्मरान, गाफिल हो प्रजातंत्र, तो मिट्टी भी नसीब नहीं होती। आत्मा भटकती है दिवंगतों की, अपनों की रुलाई हलक में अटकी रहती है। दुख बीत कर भी बीतता नहीं, चिपक जाता है सभ्यता की स्मृति से। इस मुल्क की आबो हवा में
उड़ती रहेंगी मृत चिताओं की राख आने वाली सदियों तक। इस मुल्क की आबो हवा में उड़ती रहेगी मृत चिताओं की राख आने वाली सदियों तक। और अब 2 कविताएं मैं वे सुनाने जा रही हूँ जो इस संकलन में भी शामिल होंगी। इसका शीर्षक है दोबारा नहीं होता। वह जो छुप गया था बादलों के पीछे सूरज, दोबारा नहीं निकलता उसी जगह। वह जो छुप गया था बादलों के पीछे सूरज, दोबारा नहीं निकलता उसी जगह। वह निकलता है थोड़ा और तल्ख, धरती कर चुकी होती है थोड़ा और घूर्णन। दृश्य बदल चुका होता है, चाय की प्याली अब खाली है, सुबह का अखबार हो चुका बासी। रोजाना की सैर दोबारा नहीं होती, हर दिन थोड़ा नए मिलते हैं रास्ते, थोड़ा बढ़ता जाता है परिचय। किसी दिन आप निकल पड़ते हैं खोजने एक नई पगडंडी, थोड़ा और रोमांच। किसी एक शहर में फिर से जाना, दोबारा जाना नहीं होता। किसी एक शहर में फिर से जाना, दोबारा जाना नहीं होता। हर बार बदल जाता है शहर के साथ रिश्ता, पहली बार का अपरिचय नहीं पाया जा सकता दोबारा के जाने में। दूसरी बार एक परिचित शहर से मिलते हैं आप। दोबारा नहीं होता प्रेम, दोबारा का मातृत्व नहीं होता पहली बार के मातृत्व सा। एक नया जीवन एक अधिक अनुभवी स्त्री की बाहों में अलग होता है नितांत। बची रहे आंखों में पहली बार की हैरत, बचा रहे जीने का आवेग बार बार। बची रहे आंखों में पहली बार की हैरत, बचा रहे नए को जीने का आवेग बार बार। दूसरी बार पकड़ना किसी दोस्त का हाथ, दोबारा नहीं होता। दूसरी बार पकड़ना किसी दोस्त का हाथ, दोबारा नहीं होता। हर बार एक नया अर्थ देता है जीवन, हर बार थोड़े से नए होते हैं हम। हर बार एक नया अर्थ देता है जीवन, हर बार थोड़े से नए होते हैं हम। और ये कविता है, इसका शीर्षक है चुना। वह और कर ही क्या सकती थी, उसने सबको क्षमा करना चुना। वह और कर ही क्या सकती थी, उसने सबको क्षमा करना चुना। यहाँ तक कि उसे चुप रहना भी नहीं आया। नहीं सीख सकी थी वह छोटी छोटी बातों में छुपे अन्याय को नजरअंदाज करना। उसने सबको क्षमा करना चुना। उनसे सहा तो यह भी नहीं जाएगा कि उसने क्षमा करना चुना और कहा। उसने नियति की तरह माना नहीं उनके नियमों को। उसने जब क्षमा किया तो वह याद दिला रही थी उन्हें कि अपने मुखौटे के पीछे वे भी अन्यायी थे। आईने में चेहरा नहीं देखते थे वे, चेहरे से टपकता दर्प देखते थे। वह जब चुनती है उन्हें क्षमा करना तो न चाहते हुए भी मलिन हो जाता है आईना। यही बात तो उन्हें मंजूर नहीं होती। वे कहते हैं तुम्हें तो हमेशा ही आदत रही शिकायत करने की, जबकि उसने शिकायत करना नहीं क्षमा करना चुना था। लेकिन क्षमा करने में भी रेखांकित हो जाता था कब बैठा दिया गया था उसके इरादों पर पहरा, कौन सी उड़ान से पहले काट लिए गए थे नाजुक पंख। उसके गले में दबी हुई है बरसों की रुलाई, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है अक्सर। वह चुप रहना नहीं चीखना चाहती है, क्षमा करना नहीं मांगना चाहती है अनगिनत सवालों का जवाब। जिस मचान पर वे खड़े हैं उसे मालूम है उसकी जड़ों में कितनी दीमक है। जिस मचान पर वे खड़े हैं उसे मालूम है उसकी जड़ों में कितनी दीमक है। उसने अपने कांधे पर टिका रखा है इस मचान को। यदि वह हटाती है कांधा, गुनहगार कहलाएगी। उसने सबको क्षमा करना चुना। शुक्रिया जी। बहुत अच्छे दीवानी, बहुत अच्छी कविताएं, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। चुप रहना नहीं बहुत सुंदर, सीखना चाहती हैं। धन्यवाद। और बहुत अच्छी कविताएं। हम लोग फिर आपसे और कविताएं सुनेंगे जी। तो अब मैं आमंत्रित करता हूं हंसराज चौधरी जी को।
कोटा से जुड़े हैं। मैं देवयानी से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बोलने में थोड़ी भूल हो गई। परिचय आपने भेजा नहीं था, मैंने मांगा था और वो परिचय आया था। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो क्षमा करेंगे। अब मैं हंसराज चौधरी जी को आमंत्रित करता हूँ, जो मूलतः जालोदी गांव, जो कि जिला बूंदी राजस्थान में है, अब कोटा में रहते हैं। हर सेकेंडरी विज्ञान के पश्चात नाभिकीय प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण परमाणु बिजली पर रावत भाटा में 42 वर्ष संयंत्र प्रचालन सेवा, अब सेवानिवृत्त, खेती के साथ किसान संगठन संघर्ष में सक्रिय, पूर्व में मजदूर आंदोलन में सतत सहभागी रही हैं, निर्माण से लेकर अब तक जलेस का सक्रिय सदस्य, हाड़ौती जनपदीय और हिंदी गीतकार के रूप में पहचान, उर्दू में भी पहचान है। तो मैं अब हंसराज चौधरी जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, आप अपनी कविताओं का पाठ करें। हंसराज। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, और ख़ास तौर से मिथिलेश जी को, राघवेंद्र जी को, आलोक जी को, जितना ये कठोर परिश्रम कर रहे हैं उसके लिए तो एक ही शब्द बनता है मेरी तरफ से, आभार। और इतनी बढ़िया रचनाएं, इतनी अच्छी रचनाएं जो देवयानी जी ने सुनाई, उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं आज के समय जो ताज़ा घाव लगा हुआ है उसके दर्द को इस समय ज़्यादा महसूस कर रहा हूं, इसलिए मेरी रचना पर वही दर्द सबसे ज़्यादा तात्कालिक रूप से उभर रहा है। और क्योंकि नितांत कुछ कह रहे थे कैलाश जी, किसान आंदोलन का। हाँ, नहीं, आंदोलन के भी मैंने जनपदीय में नहीं सुना रहा हूं मैं अभी, जनपदीय में आंदोलन के गीत भी हैं, लेकिन चूंकि मैं नितांत धरातल का आदमी हूं तो वो धरातल की भाषा बोलेगी मेरी। सभी तरह के सभी आयामों में रचनाएं करने की कोशिश की हैं, लेकिन हरीश जी भादानी का आशीर्वाद मिला और उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़ के बात कर, तब से मैं नितांत धरातल से ही जुड़ा हुआ हूं। तो आज का ये जो समय हम देख रहे हैं, इससे पहले ही जब एक छलावा उछाला गया था अच्छे दिनों का, तो एक रचना आई थी, वहां से शुरू करता हूं मैं। मेरी भी सुनो यार कहीं देर ना हो जाए, मेरी भी सुनो यार कहीं देर ना हो जाए, पुर रोशनी के फेर में अंधेर ना हो जाए। मेरी भी सुनो यार कहीं देर ना हो जाए, पुर रोशनी के फेर में अंधेर ना हो जाए। आपस का इत्तेफाक हिल रहा है जिस तरह, इस मुल्क में मुसीबतों का ढेर ना हो जाए। आपस का इत्तेफाक हिल रहा है जिस तरह, इस मुल्क में मुसीबतों का ढेर ना हो जाए। वो झूठ की बुनियाद पर रचते हैं साजिशें, तुम देख लेना भाइयों में बैर ना हो जाए। क्या बात, क्या बात। झूठ की बुनियाद पर रचते हैं साजिशें, तुम देख लेना भाइयों में बैर ना हो जाए, ना भाइयों में बैर ना हो जाए। और वो चाय की गुमटी से भी चला है तो क्या है, वह चाय की गुमटी से भी चला है तो क्या है, हिटलर की तरह जुर्म का कुबेर ना हो जाए। वह चाय की गुमटी से भी चला है तो क्या है, हिटलर की तरह जुर्म का कुबेर न हो जाए। और खुशफहमियों को ओढ़कर सो तो रहा है तू, खुशफहमियों को ओढ़कर सो तो रहा है तू, सयाद के हाथों लगी बटेर ना हो जाए। क्या बात है, क्या बात।
खुशफहमियों को ओढ़कर सो तो रहा है तू, सयाद के हाथों लगी बटेर ना हो जाए, और गर हंस की आवाज भी खामोश हो गई, ये मुल्क ही जुबान के बगैर न हो जाए। आवाज भी खामोश हो गई, यह मुल्क ही जुबान के बगैर न हो जाए। और के बाद आप हालात देख रहे हैं, मैं एक रचना दे रहा हूं आपको कि उठो भारती जागो अपना संविधान खतरे में है, उठो भारती जागो अपना संविधान खतरे में है, आजादी के परवानों का रक्तदान खतरे में है। क्या बात। उठो भारती जागो अपना संविधान खतरे में है, आजादी के परवानों का रक्तदान खतरे में है। लोकतंत्र को फांसीवादी अगवा करना चाह रहे, लोकतंत्र को फांसीवादी अगवा करना चाह रहे और तिरंगे से भी ऊंचा भगवा करना चाह रहे। क्या बात है। लोकतंत्र को फांसीवादी अगवा करना चाह रहे और तिरंगे से भी ऊंचा भगवा करना चाह रहे। लोकतंत्र को फांसीवादी अगवा करना चाह रहे और तिरंगे से भी ऊंचा भगवा करना चाह रहे, और चाह रहे कि एक और ओसान चूक जाए भारत, चाह रहे कि एक और ओसान चूक जाए भारत, बेच न देवे सब कुछ तब तक ध्यान चूक जाए भारत। चाह रहे कि एक और ओसान चूक जाए भारत, बेच न देवे सब कुछ तब तक ध्यान चूक जाए भारत। अरे तिरंगा खतरे में है, राष्ट्रगान खतरे में है, उठो भारती जागो अपना संविधान खतरे में है, आजादी के परवानों का रक्तदान खतरे में है। गोएबल्स के तोते, हिटलर मुसोलिनी के अनुयायी सरेआम शहजोर हो गए तड़ीपार और बलवाई। सही बात। गोएबल्स के तोते, हिटलर मुसोलिनी के अनुयायी सरेआम शहजोर हो गए तड़ीपार और बलवाई। भारत भर को मूर्ख समझकर दिखा रहे हैं चतुराई, ऐसा ना हो जिसकी फिर हो ही ना पाए भरपाई, ऐसा ना हो जिसकी फिर हो ही न पाए भरपाई। न्यायालय तक चीख उठा, अब तो विधान खतरे में है, न्यायालय तक चीख उठा, अब तो विधान खतरे में है। उठो भारती जागो अपना संविधान खतरे में है, आजादी के परवानों का रक्तदान खतरे में है। कि देशद्रोह की तोहमत के बल समझाने की जिद क्या है, देशद्रोह की तोहमत के बल समझाने की जिद क्या है, गाली और गोली के जरिए धमकाने की जिद क्या है, भेदभाव को कानूनी हक दिलवाने की जिद क्या है, भेदभाव को कानूनी हक दिलवाने की जिद क्या है, भेदभाव को कानूनी हक दिलवाने की जिद क्या है। पंक्ति भूल रहा हूं। हाँ, शांत हवा को नफरत के बल गरमाने की जिद क्या है, शांत हवा को नफरत के बल गरमाने की जिद क्या है। संभलो संभलो बेगुनाहों की पुनः जान खतरे में है, उठो भारती जागो अपना संविधान खतरे में है, उठो भारती जागो अपना संविधान खतरे में है, आजादी के परवानों का रक्तदान खतरे में है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, नारी, पीढ़ी, नौजवान खतरे में है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नारी, पीढ़ी, नौजवान खतरे में है। व्यापारी, मजदूर, आम जन, हर किसान खतरे में है। बिल्कुल। व्यापारी, मजदूर, आम जन, हर किसान खतरे में है। सदियों से पिछड़ेपन का हर समाधान खतरे में है, सदियों से पिछड़ेपन का हर समाधान खतरे में है। भाईचारा खतरे में, अमनो अमान खतरे में है। विश्व पटल पर अब भारत की आन बान खतरे में है। उठो भारती जागो अपना संविधान खतरे में है, आजादी के परवानों का रक्तदान खतरे में है। तो चाहते थे उजाला, अंधेरे मिले, चाहते थे उजाला, अंधेरे मिले, रहनुमा ढूंढते थे लुटेरे मिले। मुल्क पामाल है हुक्मरां पे हया,
हक जो मांगा तो आंखें तरेरे मिले, हक जो मांगा तो आंखें तरेरे मिले, हर खुशी खा गए अमन खा गए, बेचकर बागबां ही चमन खा गए। हर खुशी खा गए अमन खा गए, बेचकर बागबां ही चमन खा गए, यह सिला है शहादत का, हद हो गई बेचकर राजनेता कफन खा गए। यह सिला है शहादत का, हद हो गई बेचकर राजनेता कफन खा गए। तो शर्म उनको कभी आएगी ही नहीं, शर्म उनको कभी आएगी ही नहीं, खून में ही कहीं रह गई थी कमी, रूह पोशीदा है जिनकी स्विस बैंक में, उनको बुए वतन भाएगी ही नहीं। रूह पोशीदा है जिनकी स्विस बैंक में, उनको बुए वतन भाएगी ही नहीं। और हालत क्या है कि अंगुली जो उठी तो अंगुली तोड़ देंगे वो, नजर उठी कोई तो आंखें फोड़ देंगे वो, अंगुली जो उठी तो अंगुली तोड़ देंगे वो, नजर उठी कोई तो आंखें फोड़ देंगे वो। अरे लूट ही जिनकी राजनीति नीति आदर्श है, लूट ही जिनकी राजनीति नीति आदर्श है, भ्रष्टाचार बताओ कैसे छोड़ देंगे वो। अंगुली जो उठी तोड़ देंगे वो, नजर उठी कोई तो आंखें फोड़ देंगे वो। लूट ही जिनकी राजनीति नीति आदर्श है, भ्रष्टाचार बताओ कैसे छोड़ देंगे वो। तो डायर का कुनबा न कभी मानेगा अहिंसक गांधी से, फर्क नहीं पड़ता उसको खबरों की कूदा फांदी से। हर घर से एकदम सिंह निकले तो बात बने, इस जालिम सत्ता हिलती है केवल शोलों की आंधी से, जालिम सत्ता हिलती है केवल शोलों की आंधी से। और आखिरी एक छोटी सी बात इसमें ये कहना चाहता हूं कि अर्थतंत्र का जब तक पूरा बदल नहीं होगा, अर्थतंत्र का जब तक पूरा बदल नहीं होगा, समता मूलक अर्थतंत्र पर अमल नहीं होगा, अर्थतंत्र का जब तक पूरा बदल नहीं होगा, समता मूलक अर्थनीति पर अमल नहीं होगा, हरगिज न्याय नहीं हो सकता। और यह भी सच है, हरगिज न्याय नहीं हो सकता। और यह भी सच है, लोकतंत्र भी किसी रूप में सफल नहीं होगा, लोकतंत्र भी किसी रूप में सफल नहीं होगा, लोकतंत्र भी किसी रूप में सफल नहीं होगा। और आप कहें तो और सुना देता हूं। जी जी सुनाइए। जी एक थोड़ा अलग से तरन्नुम में। बिल्कुल सही। किस लिए गंगाओ जमुना में नहाया जाए, इसलिए गंगाओ जमुना में नहाया जाए, पाक हो जाए पसीना जो बहाया जाए, इसलिए गंगाओ क्या बात है, क्या बात है, आया जाए, पाक हो जाए, पाक हो जाए, पाक हो जाए पसीना जो बहाया जाए, इसलिए तीर्थ क्यों ढोकते फिरते हो नमाजी क्यों हो, क्या बात है, क्या बात। तीर्थ क्यों ढोकते फिरते हो नमाजी क्यों हो, ये क्या कम है कि किसी को न सताया जाए, बहुत सुंदर। ये क्या कम है किसी को न सताया जाए। क्या बात है, क्या बात है। अगली पंक्तियां देखिए।
जिनको ताजिंदगी पैमाना मयसर न हुआ, जिनको ताजिंदगी पैमाना मयसर न हुआ, उनको भी पीने का अंदाज सिखाया जाए, उनको भी पीने का अंदाज सिखाया जाए। कुछ तो अपनों की भी कमजोरियां रही होंगी, कुछ तो अपनों की भी कमजोरियां रही होंगी, क्यों किसी पे कोई इल्जाम लगाया जाए, क्यों किसी पे कोई इल्जाम लगाया जाए। पाक हो जाए पसीना जो बहाया जाए, अब भी खामोश हवा में है जुम्बिश बाकी, अब भी खामोश हवा में है जुम्बिश बाकी, इसी खामोशी से तूफान सा उठाए, इसी खामोशी से तूफान सा उठाया जाए। वाह वाह, ये गंगा जमुना में नहाया जाए, पाक हो जाए पसीना जो बहाया जाए, किस लिए गंगा जमुना। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खूब हंसराज जी भाई साहब। और अब मैं जिन कवियों को आमंत्रित करने जा रहा हूं वो लोक से, जमीन से जुड़े हुए कवि भाई कैलाश मनहर जी, जो पूरे देश में अपने जनवादी तेवर के लिए, जनवादी गीतों के लिए जाने जाते हैं। और आप देख भी रहे होंगे और हम लगातार देखते रहे हैं कि जो जीवन वो जी रहे हैं देहात में, वहां से वो पूरे विश्व की जो चिंताएं, उनसे अब कविता को अपनी को जोड़ते हैं और वो सारे प्रश्न उनकी कविताओं में आते हैं और निरंतर सक्रिय हैं। 8 कविता संग्रह आपके आ चुके हैं, एक संस्मरण की किताब भी आ चुकी है, लेख लगातार लिखते रहें और सोशल मीडिया पर बराबर सक्रिय हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि वो हम उनको रूबरू सुनने का हमें बहुत बार मौका मिलता है। तो ऐसे प्रिय हमारे कवि भाई कैलाश मनहर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपना कविता पाठ करें। भाई कैलाश जी। नमस्ते, धन्यवाद राघेंद्र जी, मिथिलेश जी, कौशल किशोर जी, हंसराज जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी कुछ अपेक्षाकृत बड़ी हैं कविताएं, लेकिन
ज्यादा समय नहीं लूंगा। गुलाब को नहीं जानते आप, कविता का शीर्षक है साझी विरासत। गुलाब को नहीं जानते आप और वह भी आपको नहीं जानता। गुलाब को नहीं जानते आप और वह भी आपको नहीं जानता। और सच्चाई तो यह है कि मैं भी पूरी तरह नहीं जानता गुलाब के बारे में, क्योंकि वह जानने का मौका ही नहीं देता। और सच्चाई तो यह है कि मैं भी पूरी तरह नहीं जानता गुलाब के बारे में, क्योंकि वह जानने का मौका ही नहीं देता। गुलाब ढोलकिया है हमारे इलाके का नामी। गुलाब ढोलकिया है हमारे इलाके का नामी। वह रत जगे और जागरण में भी ढोलक बजाता है और कव्वालों और हिंजड़ों के साथ भी ढोलक बजाता है। वह रत जगे और जागरण में भी ढोलक बजाता है और कव्वालों और हिंजड़ों के साथ भी ढोलक बजाता है। हनुमान जी के मंदिर में भी ढोलक बजाता है गुलाब, और पीर के चिल्ले पर भी बजाता है हर शुक्रवार। हनुमान जी के मंदिर में भी बजाता है ढोलक और पीर के चिल्ले पर भी बजाता है हर शुक्रवार। गुलाब ढाडी है, गुलाब मिरासी है। 5 वक्त की नमाज पढ़ता है गुलाब और सुबह जागते ही गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य को हाथ जोड़ता है। 5 वक्त की नमाज पढ़ता है गुलाब और सुबह जागते ही गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य को हाथ जोड़ता है। मुसलमानों से मिलते समय अस्सलाम वालेकुम करता है गुलाब। मुसलमानों से मिलते समय अस्सलाम वालेकुम बोलता है गुलाब। हिंदुओं से मिलता है तो हाथ जोड़कर राम राम करता है। गुलाब रोजे रखता है पूरे महीने भर तक। गुलाब रोजे रखता है पूरे महीने भर तक और पूरे महीने ही कार्तिक स्नान करता है हर वर्ष। गुलाब के बच्चे गायें चराते हैं दिन भर बस्ती वालों की, और तेरी भूरी भी चराई, तेरी काली भी चराई गाते हुए हर महीने उगाही करने जाते हैं घर घर। जबकि गुलाब की पत्नी ढप बजाते हुए बधावे गाने जाती है सगाई, ब्याह और जलवा मांडलों के मौकों पर। गुलाब ईद पर नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाता है। गुलाब ईद पर नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाता है। दिवाली पर नए कपड़े पहनकर दीपक जलाता है गुलाब। होली पर रंग खेलता है, मोहर्रम पर मरसिया गाता है। होली पर रंग खेलता है, मोहर्रम पर मरसिया गाता है। गुलाब हर साल अली बख्शी ख्याल देखने जाता है बैरोड, और भट्ट जी का तमाशा देखने आमेर भी जाता है अक्सर। गुलाब हर साल अली बख्शी ख्याल देखने जाता है बैरोड, और भट्ट जी का तमाशा देखने आमेर भी जाता है अक्सर। गुलाब लुंगी बांधता है चौखाने वाली रेशमी। गुलाब लुंगी बांधता है चौखाने वाली रेशमी। गुलाब 2 लांग की धोती पहनता है। गुलाब बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल लेकर आता है। गुलाब बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल लेकर आता है। ईद उल फितर पर गुलाब की पंखुड़ियां बांटता है घर घर में। आप गुलाब और वह भी आपको नहीं जानता, और मैं भी उसके बारे में इतना जानता हूं तो भी मुझे पता नहीं पक्के तौर पर कि वह गुलाब खां है या गुलाब चंद, गुलाब मोहम्मद है या गुलाब राम। आप उसको नहीं जानते और मैं भी आपको नहीं जानता, और मैं जो उसके बारे में इतना जानता हूं तो भी मुझे पता नहीं पक्के तौर पर कि वह गुलाब खां है या गुलाब चंद, अथवा गुलाब मोहम्मद है या गुलाब राम। गुलाब गुलाब मुझे साजे हिंदुस्तान की सच्ची विरासत लगती है। वाह वाह। एक कविता अपनी कविता की रचना प्रक्रिया के संदर्भ में सुनाना चाह रहा हूं। लोहार की भट्टी में तपता हूं लोहे की तरह और कुदाल फावड़ा बनता हूं। लोहार की भट्टी में तपता हूं लोहे की तरह और कुदाल फावड़ा बनता हूं। कुम्हार के हाथों से
मिट्टी की तरह गूंदा जाता हूं और कलश बनकर निकलता हूं। आवे में तपाकर स्वयं को किसान के खेत में बीज की तरह गलता हूं। किसान के खेत में बीज की तरह गलता हूं और फसलों की तरह लहलहाता हूं हवाओं में। बढ़ई के रंधे से छिलते हुए, बढ़ई के रंधे से छिलते हुए सुथरा होता जाता हूं और पढ़ने की मेज बनाता हूं। सीप में मोती की तरह रहता हूं समुद्र के भीतर कहीं और चमकता हूं उदास आंखों में। बेरोजगारों के सीने में असंतोष की तरह उबलता हूं। बेरोजगारों के सीने में असंतोष की तरह उबलता हूं और क्रांति गीत बनकर गूंजता हूं। रसोई घर में गृहिणी के तवे पर रोटी की तरह सिकता हूं और तुम्हारे रक्त मज्जा में मिलते हुए जीवन का स्वाद बनता चला जाता हूं। यूं ही नहीं आ जाता हूं तुम्हारे पास, यूं ही नहीं आ जाता हूं तुम्हारे पास उठाए हुए कुछ शब्द। अनेक बार पतझड़ की तरह झड़झड़ कर बसंत की तरह जीवित होने आता हूं। अनेक बार पतझड़ की तरह झड़झड़ कर बसंत की तरह जीवित होने आता हूं। अभी भाई राघवेंद्र ने और मिथिलेश जी ने चर्चा में त्रिलोचन जी को याद किया। मैंने त्रिलोचन जी से कुछ सीखते हुए कुछ सानेट लिखे हैं, एक सानेट सुनाना चाहता हूँ। मिथिलेश जी जी स्वागत है। एक सानेट। लिप्साओं में ढूंढ रहे हो तुम जिस जन को, अपने मन की निर्मलता में तनिक टटोलो। लिप्साओं में ढूंढ रहे हो तुम जिस जन को, अपने मन की निर्मलता में तनिक टटोलो। त्याज्य मानकर यश वैभव सुविधा के धन को, शब्द तुला पर बिन पासंग के उसको तोलो। धरती की माटी और नभ की व्यापकता में, धरती की माटी और नभ की व्यापकता में, श्रम बल से वह ओत प्रोत जन यहीं कहीं पर, उर्वर करता होगा बंजरपन अकाल का। गुम्फित गहन गरिष्ठ काल की गांठें, गुम्फित गहन गरिष्ठ काल की गांठें खोलो। वह जो जलती भट्टी में पिघलाता लोहा, वह जो जलती भट्टी में पिघलाता लोहा, वह जो तोड़ रहा है पत्थर उस खदान में, वह जो कूट रही लोहे को भारी घन से, वह जो झुककर दूरा हो रहा है लदान में। लो अच्छे से था है कृषक और श्रमिक हृदय की, लो अच्छे से था है कृषक और श्रमिक हृदय की। वहीं सुनोगे निर्विकार ध्वनि जीवन लय की, वहीं सुनोगे निर्विकार ध्वनि जीवन लय की। और एक कविता और सुना के मैं आपसे आगे चाहूंगा। इसमें शायद समय ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन नीलकंठ के जोगी, ये मेरी प्रिय कविता है इसलिए मैं आपको सुना। नीलकंठ के जोगी याद बहुत आते हैं, नीलकंठ के जोगी याद बहुत आते हैं। तनन तनन तन तंबूरा बजता है अंचक। नीलकंठ के जोगी दिखे बहुत अकेले, नीलकंठ के जोगी लेकिन बहुत सुखी। आंखों में पानी था ताकत थी पांवों में, आंखों में पानी था ताकत थी पांवों में। 20 कोस तक अलग जगाते थे गांवों में। नीलकंठ के जोगी टाट बिछोने पर भी दोपहरी कर लेते कीकर की छाओं में। नीलकंठ के जोगी गुड़ सत्तू खाते, नीलकंठ के जोगी गुड़ सत्तू खाते थे। सनन सनन सन टहला सर से शीतल झोंका बह आता है। नीलकंठ के जोगी याद बहुत आते हैं। तनन तनन तन तम पूरा बजता है। राजौरों के ऊंचे गढ़ की गहरी घाटी, बीहड़ जंगल में जीवन की ऊष्मा खाटी। नीलकंठ के जोगी नाग नाथ लेते थे, बिना बुलाए आ जाते थे गोगा जाटी। नीलकंठ के जोगी जोत अखंड जलाए, जगर मगर उजियारा रखते थे सारा जग। नीलकंठ के जोगी दिखे हारे मांदे, नीलकंठ के जोगी पेपर सीवट पाए। नीलकंठ के जोगी याद बहुत आते हैं। तनन तनन तन तम पूरा
बसता है। ईश्वर का ऐश्वर्य उन्हें स्वीकार नहीं था, ईश्वर का ऐश्वर्य उन्हें स्वीकार नहीं था, स्वार्थ सिद्धि से प्यार और व्यापार नहीं था। नीलकंठ के जोगी भरे पूरे मानुष थे, सहज भाव में किंचित भी भार नहीं था। नीलकंठ के जोगी थे रुद्राक्ष काल पर ताधिन नर्तन करते प्रलयंकारी। नीलकंठ के जोगी याद बहुत आते हैं, तनन तनन तन तम बसता है। नीलकंठ के जोगी प्यासे थे बरसों से, नीलकंठ के जोगी लेकिन महामेघ थे। तेग और त्रिशूल चमकती थी हाथों में, ज्वालामुखी धधकता था उनकी सांसों में। नीलकंठ के जोगी महाकाल के गण थे, जीवन का सौंदर्य झलकता था आंखों में। नीलकंठ के जोगी दिखे आला गाते, जय हो जय हो जय हो धूम मचाते रण में। नीलकंठ के जोगी रात बिरात हमेशा चौकस रहते थे आंखें टक आक्रमणों से। नीलकंठ के जोगी मिट्टी के पुतले थे, नीलकंठ के जोगी थे नक्षत्र गगन के। नीलकंठ के जोगी याद बहुत आते हैं, तनन तनन तन तंबूरा बसता है अंचल। धन्यवाद। धन्यवाद कैलाश जी। अब मैं अनिल गंगल जी को आमंत्रित करूंगा कविता पाठ के लिए। दो चार बातें मैं कहना चाहूंगा। अनिल गंगल के अब तक 6 कविता संग्रह, पहला 89 में भविष्य के लिए आया था, दूसरा संग्रह 2000 में स्वाद, और इस पर राजस्थान साहित्य अकादमी का सुधींद्र पुरस्कार तथा राजस्थान जनवादी लेखक संघ का अंतरिम सम्मान। 2001 और 2008 में एक संकलन टिटिहरी की चीख तथा घट अघट प्रकाशित हुआ। और उनका छठा और लेटेस्ट बैंड का आखिरी वादक 2018 में उनका संग्रह है। तो मैं अनिल गंगल जी को, जो जयपुर से जुड़े हैं, मैं आमंत्रित करता हूं कविता पाठ के लिए। स्वागत। अनिल गंगल। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं वरिष्ठ कवि स्वर्गीय श्री रघुवीर साहे जी की कुछ पंक्तियों के साथ एक कविता सुनाना चाहूंगा। उन्होंने कभी 3 पंक्तियां लिखी थी। अनगिनत कोठरियां थीं एक कतार में, उन्हीं में किसी एक में ले जाई गई एक औरत, कुछ ही देर बाद सुनाई दिया उनमें से एक स्त्री का विलाप। इन पंक्तियों के साथ मैंने एक कविता लिखी है, काल कोठरियां। 90 के दशक के किसी साल के किसी दिन लिखी गई होंगी जब ये पंक्तियां, तब दुनिया इस कदर बदरंग और धूसर न थी। 90 के दशक के किसी साल किसी दिन लिखी गई होंगी जब ये पंक्तियां, तब दुनिया इस कदर बदरंग और धूसर न थी। तब से टेम्स और गंगा में बह चुका है बहुत सारा जल। इस बीच बाजार चला आया है मुंह उठाए हमारे घर की चौखट के भीतर तक। इस बीच बाजार चला आया है मुंह उठाए हमारे घर की चौखट के भीतर तक, और आदमी की शक्ल छोड़कर उत्पादक और खरीदार के सांचे में ढाला जा चुका है। कहने को तो दुनिया बदल चुकी है एक विराट गांव में, कहने को तो दुनिया बदल चुकी है एक विराट गांव में, और तोड़कर सारी जंजीरें पूंजी ले रही है परवाज वतनों की सीमाओं को धत्ता बताते हुए। खुलेपन के नाम पर अंधियारे कोनों में छिपी गोपनीयताएं प्रकट होकर बदल गई हैं नंगी और अश्लील वास्तविकताओं में, और औरतों को अबला कहने के पेशतर
झड़ने लगी हैं फतवा सादिर करने वालों की जुबानें, मगर यह कहने के लिए मुझे मुआफ किया जाए कि उम्मीद के बरक्स पहले से ज्यादा आजाद दुनिया में कम नहीं हुई है काल कोठरियों की संख्या। एक के बाद एक तामीर की जाती रही हैं मुख्तलिफ शक्लों और तर्ज तामीर की काल कोठरियां। अलग अलग ढंगों और बहानों से मजबूत की जाती रही है उनकी दीवारों की कुव्वत। अलग अलग ढंगों और बहानों से मजबूत की जाती रही है उनकी दीवारों की कुव्वत। न जाने कितने गुना और बढ़ चुकी है उनकी सेहतों से रिश्ते वाली घुटन भरी रुलाई की आर्द्रता। न जाने कितने गुना और बढ़ चुकी है हवा में उनकी सेंधों से रिसने वाली घुटन भरी रुलाई की आर्द्रता। 90 के बाद के इस चमकदार अंधेरे में सुकून देती है मुझे किसी गुमनाम काल कोठरी की सलाखों से बाहर लहराती एक औरत की गुस्से से कांपती बंधी मुट्ठी। किसी गुमनाम कोठरी की सलाखों से बाहर लहराती एक औरत की गुस्से से कांपती बंधी मुट्ठी। दूसरी कविता है तसल्ली बख्श। अक्सर शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर दुकानों के ऊपर लिखा रहता है यहाँ हर काम तसल्ली बख्श किया जाता है। यहाँ तसल्ली बख्श को मैंने टारगेट किया है। लगभग हर चौराहे पर, हर गली मोहल्ले में टंगी है उनके नाम की तख्ती, यहाँ फला काम तसल्ली बख्श होता है। कोई एक शहर ही नहीं है उनकी बपौती, करीबन हर शहर में पाए जाते हैं वे तमगों की तरह। कोई एक शहर ही नहीं है उनकी बपौती, करीबन हर शहर में पाए जाते हैं वे तमगों की तरह। काटते हैं बाल तसल्ली बख्श, लगाते हैं चाकुओं पर धार तसल्ली बख्श, पीसते हैं चक्की में अनाज तसल्ली बख्श, जर्जर टूटी संदूकचियों को सुधारते हैं तसल्ली बख्श, दांतों और दाढ़ों को बिना दर्द निकालते हैं तसल्ली बख्श। क्या बात। शहर की पटरियां हैं तसल्ली बख्श, शहर की मांस मज्जियां हैं तसल्ली बख्श, शहर की प्राणवायु है तसल्ली बख्श। तसल्ली बख्श नाम ना होने के बावजूद कहलाते हैं तसल्ली बख्श। क्या बात है, क्या बात। तसल्ली बख्श नाम ना होने के बावजूद कहलाते हैं तसल्ली बख्श। तसल्ली बख्शों का नाम ही उनके काम के तसल्ली बख्श होने की गारंटी है। तसल्ली बख्शों का नाम ही उनके काम के तसल्ली बख्श होने की गारंटी है। यहाँ तक दावा है तसल्ली बख्शों का कि बाल बराबर फर्क भी दिखाई दे उनके हुनर में तो दाम वापस। पुरखों और बाप दादाओं के वक्त से भगाड़ते चले आ रहे हैं वे तसल्ली बख्श काम का फलसफा। मगर पिछले कुछ वर्षों से जब से खुले हैं शहर में हर चीज के बड़े बड़े शोरूम, ढांप लिया है बाबा आदम की तकनीक को हाईटेक ने, और हमारे घरों के भीतर अंतरतम सेंध मार चुका है बाजार, तब से मार रहे हैं झक शहर के तमाम तसल्ली बख्श। क्या बात, क्या बात। अब क्या होगा तसल्ली बख्शों का, अब क्या होगा तसल्ली बख्शों का। उनके बगैर कैसे पहचान पाएंगे हम शहर का चेहरा। उनके जाने के बाद हवा में बचेगी जो खला, उसमें कैसे ढूंढ पाएंगे हम मुट्ठी पर तसल्ली और हाथ का हुनर। ध्वनि की गति से तेज दौड़ते युग में तसल्ली बख्श जी, बस आपके नाम की यही एक चीज है जो फिलहाल नहीं बची है आज शहर के मिजाज में, जो फिलहाल नहीं बची है आज शहर के मिजाज में। बहुत मार्मिक कविता। तीसरी कविता है, ये मध्यम दर्जे की थोड़ी कविता है अपनी लंबाई में। एक अनीश्वरवादी का निधन। वह हाड़ मास से निर्मित पैरों पर खड़ा रहा था उम्र, तार्किक दुनिया में अपनी कोहनियां टिकाए। उसे नहीं पड़ी जरूरत कभी काल्पनिक कृत्रिम बैसाखियों की। किसी अरूप के आगे उसने नहीं उठाया सिर, संकटों की बाढ़ में फंसे होने के बावजूद उसने नहीं किया किसी परमपिता परमेश्वर का स्मरण। दुख की कंदराओं से बाहर निकल सुख के संसार में प्रवेश करते हुए वह नहीं हुआ इतना अधिक आह्लादित कि रटने लगे उसकी जीव निरंतर किसी रहस्यपूर्ण ब्रह्म का स्तुतिगान। भूख लगने पर वह दौड़ा, रोया, चिल्लाया, कंदमूल ही सही जो हाथ लगा सो खाया।
सूर्य और चंद्र ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं को देख वह अभिभूत हुआ, लेकिन किसी पुण्य प्राप्ति की आकांक्षा से नहीं किया निर्जला उपवास। हुआ कि भुला बैठा देह और मन की सुध। परिक्रमा में उसने नहीं थकाया देह को, पांवों को बचाया छालों के पड़ने से। कटे तक पवित्र नदियों के जल में खड़े रहकर नहीं दिया सूर्य को अर्घ्य। माथे पर त्रिपुंड धारे आजीवन वह, धर्म प्राण दिखाई देने की चाह से बचा। किसी घंटे घड़ियाल को बजाने से उसे सदा रहा गुरेज। किसी धर्म गुरु के आगे साष्टांग दंडवत को वह रावण के घर पानी भरने के समकक्ष मानता रहा। धर्म पुस्तकें उसके तई लाल जीत में कभी माथे से लगाने की वस्तुएं नहीं रहीं। उन्हें सहेजा उसने अनुपम साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर की तरह। आखिरी वक्त आने पर उसने हिसाब लगाया, उम्र का कितना हिस्सा गया निरर्थक दुनियादारी निभाते हुए, और कितनी सार्थक चीजों के निष्पादन में उम्र ने छोड़ा साथ। एक दिन इस संसार को हाथ हिलाकर अलविदा कहते उसके प्राणों ने छोड़ा उसका हाथ। स्वर्ग में जाए उसकी आत्मा अनंत सुखों का भोग करने, इसके वास्ते तमाम रूढ़ियों की लकीर पीटते अनीश्वरवादी को ले जाया गया मृत्यु द्वार तक। 5 मन लकड़ी के साथ उसकी को अग्नि देते, पृथ्वी को न जाने कितने वृक्षों का बिछोह सहना पड़ा। जमाया गया 12 ब्राह्मणों को मृत्यु भोज के दौरान, ताकि दे सकें वे उसकी तरफ से स्वर्ग में गवाही। मौत के बावजूद देखा मृतात्मा ने अपनी गोपन आंखों से होते हुए अपनी मृत्यु के साथ बलात्कार। मौत के बावजूद देखा मृतात्मा ने अपनी गोपन आंखों से होते हुए अपनी मृत्यु के साथ बलात्कार। बहुत सुंदर। अंतिम कविता है। जड़ें। इस भूमंडल पर कहीं नहीं हमारी जड़ें, न आकाश में, न धरती पर, न पाताल में। हम जो फूलों से झड़ चुके बीज थे, हवा के संग उड़ते चले गए किसी भी अनजान दिशा में। पानी के साथ बहते नदियों, नालों, झीलों, सागरों, महासागरों से होते हम कहाँ आ पहुंचे ज्ञात नहीं। रेत के संग उड़ते इस देश के भूगोल में हम कहाँ जा गिरे, किसी भी नागरिकता रजिस्टर में यह दर्ज नहीं। रेत के संग उड़ते किस देश के भूगोल में हम कहाँ जा गिरे, किसी भी नागरिकता रजिस्टर में यह दर्ज नहीं। हर भू प्रांतर में हम जड़विहीन वृक्ष की शाखाओं की तरह फैले थे। कोई दीवार हमें नहीं रोक सकी, कोई दीवार हमें नहीं रोक सकी, कोई मंसूबों को पछाड़ सका। दुनिया हमारे जज्बे से टकराकर चकनाचूर हो गई, छूट गया, पीछे नहीं मोड़ सका। कांटेदार बाढ़ सिर्फ हमारी देह ही छलनी कर सकी, जबकि हमारी आत्माओं से बिखरती रोशनी हमारे भविष्य के रास्ते और दिशाएं प्रशस्त करती रही। हमारा अब कोई राष्ट्र नहीं, हमारा अब कोई राष्ट्र नहीं, हमारा कोई देश नहीं, हमारी कोई स्थानीयता नहीं। पृथ्वी की कई अरब की जनसंख्या में हम किसी भी पासपोर्ट के बगैर नागरिकता विहीन बाशिंदे हैं, जिनके लिए इस ब्रह्मांड में कहीं कोई ठौर नहीं, जिनके लिए इस ब्रह्मांड में कहीं कोई ठौर नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। वाह, क्या हुआ, आप चुप हो गए? हो गई कहते हैं ना। ओके, चौथी कविता। हाँ, बहुत सुंदर। अभी हम आप सबको किताब कविता संग्रह का कवर पेज दिखाएंगे, कवर दिखाएंगे। वाह वाह वाह, बधाई। राघवेंद्र जी, थोड़ा और फोकस करिए, ऊपर उठाइए, थोड़ा ऊपर उठाइए। हाँ, ठीक से कैमरे के सामने।
और पास ले आइए, और ले आइए। वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। अपने समय का आज, अपने समय का आज। ये जल्दी ही ये किताब आप लोगों के हाथों में होगी। इस कविता संग्रह को आप अमेज़न से मंगा सकते हैं, प्रकाशक से सीधे मंगा सकते हैं। इसमें राजस्थान की समकालीन कविता की आप छाप देखेंगे तो हम तो यही कहेंगे, अपील करेंगे कि किताबें खरीदी जाएं, पढ़ी जाएं और उस पर विचार भी हो। इस संग्रह में शामिल कवियों में से आज हमने 4 कवियों को सुना, देवयानी भारद्वाज, हंसराज चौधरी, कैलाश मनहर और अनिल गंगल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं कवि, आलोचक, जनवादी, वरिष्ठ कवि जीवन सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। जब पिछली बार में जीवन सिंह जी गए थे, जीवन सिंह संपादन कर रहे हैं। जी जी, इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल। तो लिखावट मंच के हमारे अब इस समय एकमात्र साथी मिथिलेश श्रीवास्तव साहब, कौशल किशोर जी, और याद भी मैं कर लेता हूँ रघुवीर साहे जी को और मंगलेश डबराल जी को इस अवसर पर, उन्होंने लिखावट जैसे मंच की स्थापना की जो कविता के लिए समर्पित है। खास तौर से एक कविता विहीन समय में कविता के लिए कोई मंच काम करता है तो मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा और बेहतरीन बात हमारे लिए क्या हो सकती है। बिल्कुल सही। तो लिखावट के सभी साथी मित्रों का मैं अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दूसरे मैं लोकमित्र प्रकाशन के आलोक शर्मा जी को खास तरह से जनवादी लेखक संघ राजस्थान की ओर से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रांत के कवियों को एक मंच प्रदान किया और ये प्रकाशन सुलभ कराया, जो बड़े व्यापक दृष्टि से संयोजित किया है राघवेंद्र रावत जी से। तो राघवेंद्र रावत जी को भी खासतौर से मुबारकबाद देते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जनवादी लेखक संघ के अध्यक्ष के नाते राजस्थान के। यहाँ कई साथी हमारे इसको सुन रहे हैं, 4 साथियों ने इसमें शिरकत की है। अंबिका दत्ती भी मुझे दिखाई दिए बीच बीच में कोटा से, और उनको नमस्कार, और सभी साथियों को जो सुन रहे हैं उन सभी को नमस्कार करता हूँ। हंसराज जी शायद कहीं काम से चले गए हैं, तो आज हमारे 4 साथियों ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। उनमें चारों तरह की धुनियाँ थी, चारों तरह की बातें थी। हमारे हंसराज चौधरी तो बिल्कुल आम आदमी से जुड़कर कविता लिखते हैं और मंच के बड़े सफल कवि हैं, मंच के बहुत सफल कवि हैं। उन्होंने जनवादी विचारधारा को खास तौर से मंच की कविता के माध्यम से सीधे सीधे आम आदमी से जुड़कर कविताएं लिखी हैं, जैसा कि आपको यहाँ सीधे सीधे सुना दिया। जब यहाँ जो हमारा शाहजहाँपुर बॉर्डर है किसान आंदोलन का, उसमें भी वो पहुंचे, कई बार पहुंचे वो, और मैं भी एक बार गया था तो मुझे भी मिले शुरू में ही वहाँ। उन्होंने भी कविता पढ़ी और मैंने भी अपना एक गीत पढ़ा। तो दरअसल अंबिका जी प्रश्न कर लीजिए, इसके बाद मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ जो भी यहाँ साथी हैं, और नमस्कार करते हुए दरअसल राजस्थान की जो कविता है उसके बारे में अक्सर कई लोग तो यहाँ हमारे यहाँ ये कहते हैं कि भाई राजस्थान की क्यों, हिंदी की कविता है तो पूरे हिंदी प्रदेश की होनी चाहिए, राजस्थान क्या है। फिर हरियाणा की कविता, फिर मध्य प्रदेश की कविता, फिर उत्तर प्रदेश की कविता, फिर दिल्ली की कविता। तो ये
प्रांतवाद क्यों? दरअसल राजस्थान के संदर्भ में ये प्रांतवाद नहीं है। राजस्थान की अपनी एक जनपदीयता है, और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हर प्रांत की अपनी अपनी एक जनपदीयता भी है, और उससे बहुत बड़ी आबादी जुड़ी हुई है। दरअसल उस जनपदीयता का महत्व यह है कि अगर हम जनवादी कविता लिखना चाहते हैं, प्रगतिशील कविता लिखना चाहते हैं, तो आपको उस जन को ध्यान में रखना ही होगा जिस जन को संबोधित करते हुए आप कविता लिख रहे हैं। ये हमारी हिंदी कविता की पूरी परंपरा है, पूरी। तुलसीदास अवध को संबोधित करके लिखते हैं, लेकिन पूरे हिंदी प्रदेश को लिखते हैं। अवध की जमीन से जुड़कर लिखते हैं, लेकिन पूरे हिंदी प्रदेश को लिखते हैं, और वो तो पूरे हिंदुस्तान को लिखते हैं। सूरदास ब्रज प्रदेश से जुड़कर लिखते हैं, लेकिन पूरे हिंदी प्रदेश को संबोधित करके लिखते हैं, हमारे सारे कवि। तो जनपद के बिना, जनपद हमारी जमीन है, लेकिन आधुनिक युग में जब हम आ गए तो एक बड़ा मध्यवर्ग देश में पैदा हुआ, एक बड़ा मध्यवर्ग आजादी के बाद देश में जन्मा है, और पूंजीवादी व्यवस्था ने उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। इसलिए क्या हुआ है, अनेक ऐसे वर्ग हैं जो अपने जनपदों की जमीन से कट गया है, वो शहरों में आकर रहने लगा है। कुछ लोग उनमें ऐसे हैं जिनको अपनी उन जड़ों की, जनपदों की स्मृतियां हैं। कुछ जनपदों की स्मृतियां हैं ही नहीं। इस तरह से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई कि जनपदों की स्मृतियों से ही गायब हो गए। बुंदेलखंड में पैदा हुआ और दिल्ली में रहने लगा, कलकत्ते में रहने लगा, मुंबई में रहने लगा अपनी आजीविका के लिए। फिर वहां से वो उसकी जो आधार भूमि है, जिंदगी है, उससे ऊपर उठ गया। लेकिन कविता वहां भी मौजूद रहती है, ऐसा नहीं है कविता वहां नहीं रहती है। वहां भी कोई तसल्ली बख्श मिल जाता है जो कहीं ना कहीं एक जमाने में जनपद से भी जुड़ा हुआ था। तो दरअसल राजस्थान की कविता में राजस्थान कितना है, पहली बात तो ये है। राजस्थान की कविता आप लिख रहे हैं, राजस्थान दो तरह से आता है, अपना जनपद दो तरह से आता है। एक तो भाषा के माध्यम से आता है, जैसे त्रिलोचन केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन में आता था, जैसे मुक्तिबोध में भी आता है। आप मुक्तिबोध की अगर कविताओं को, आरंभिक कविताओं को देखें तो वो मालवा के बिना नहीं है, उसमें शिप्रा नदी मौजूद है। खास तौर से शिप्रा नदी पर बड़ी लंबी कविता है। शुरुआत में जब वो कविता लिखी है तो सब मालवा को संबोधित हैं वो, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे दरअसल ये बड़ा, जो कविता का मामला है, ये बड़ा जटिल मामला है। इसमें बड़े रंग हैं, इसमें बड़े व्यापक स्तर हैं, और हिंदी क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। हिंदी क्षेत्र सामान्य क्षेत्र नहीं है। वैसे तो हमारे देश ही बहुत विविध है, लेकिन हिंदी क्षेत्र स्वयं में बहुत विविध है, उसमें बड़ी विविधताएं हैं, वो एक जैसा नहीं है। हिंदी उसको एक मिलाती है जरूर, हिंदी उसको जातीय रंग में रंगती है। हिंदी एकमात्र ऐसी है जो हमको जातीय कविता करना सिखाती है। लेकिन उस जातीय कविता का आधार आज भी बहुत सी जगह जनपद हैं। आज भी बिहार में आप चले जाइए, भोजपुरी जो जनपद है वो हिंदी कविता को प्रभावित करता है। तो दो तरह से, एक तो भाषा के स्तर पर, मुहावरे के स्तर पर हमारी कविता राजस्थान की कविता है, और दूसरे राजस्थान का जो इतिहास है। दरअसल कोई भी कविता बिना इतिहास और बिना विरासत के नहीं हुआ करती है। आधुनिकतावादी कविता का संकट सबसे बड़ा यह है कि वो बिना विरासत की कविता है। आधुनिकतावादी कविता में आपको ये दिखाई नहीं देगा कि इसकी विरासत क्या है, ये कहां से आई है। लेकिन जनपद की कविता में आपको दिखाई देगा कि वो कहां से आई है, उस गंगा का हिमालय कौन सा है, उस गंगा की जो स्रोतस्विनी है, जो गंगोत्री है, वो गंगोत्री कहाँ है, ये आपको उस कविता से मालूम हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, इससे पहली जो पीढ़ी थी, जो 30 साल से पहले जो पीढ़ी थी हमारी 20वीं शताब्दी की हिंदी की और राजस्थान की, उसमें वो राजस्थान दिखाई देता है, वो राजस्थान का मुहावरा दिखाई देता है। मैं दरअसल विजेंद्र की कविता के प्रति मेरे मन में जो आकर्षण पैदा हुआ था पहली बार,
इस आधुनिक बोध वाली कविता के प्रति, उसके पीछे कारण ये था कि वो ब्रज जनपद से उनकी कविता आती थी। उनका जो स्रोत है, उनका जो जीवन स्रोत है, वो ब्रज जनपद से आता था। ऐसे हमारे राजस्थान में हड़ौती अंचल है, मारवाड़ वाला अंचल है, ढूंढाड़ वाला अंचल है, ये जो विभिन्न मेवात का अंचल है, ये राजस्थान के जो विभिन्न छोटे छोटे जनपद हैं, आखिर वहां भी तो मनुष्य रहता है। उन मनुष्यों की कविता कौन करेगा? अगर हम सारे मध्यवर्ग की कविता करने लग जाएंगे तो मध्यवर्ग तो भाई बहुत छोटा सा वर्ग है। उस मध्यवर्ग के साथ हमको उस जनपदीय जो जिंदगी जी रहा है आज भी, यानी अपनी बोली से जुड़ा हुआ है। जनपदीय जिंदगी का आज एकमात्र अगर पहचान है तो अपनी बोली से जुड़े हुए लोग। हाड़ौती के लोग हाड़ौती के मुहावरे से जुड़े हुए हैं, मारवाड़ के लोग मारवाड़ के मुहावरे से जुड़े हुए हैं। उदयपुर का जो इलाका है हमारा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर का जो इलाका है, वो अपने मेवाड़ के जनपद से जुड़ा हुआ है और वह मनुष्य रहता है। दरअसल हम जनपद की इसलिए बात करते हैं कि उस मनुष्य को अगर हमारी कविता कवर नहीं करती है तो फिर तो अधूरी कविता है। उस मनुष्य को ही तो कवर करती है। जब कैलाश मनहर नीलकंठ के जोगियों के पास आते हैं तो नीलकंठ तो आज अलवर जिले में है और नीलकंठ का एक पूरा इतिहास है। नीलकंठ 10वीं 11वीं शताब्दी का बसा हुआ है। गुर्जर प्रतिहारों का, जैसे नीलकंठ के जोगियों पर हमारा मन जाता है, हमारे मन में गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास सामने आ जाता है। क्योंकि जो नीलकंठ मंदिर है जो 1000 साल पुराना है, वहां आज भी मौजूद है, वो नीलकंठ का मंदिर 1000 साल के इतिहास को रचता है। किसके माध्यम से? नीलकंठ के जोगी के माध्यम से। तो ये दरअसल राजस्थान की जो कविता है उसको हम दो तरह से देखते हैं। मैं दो तरह से देखता हूं। एक उसका जनपदी आधार है। अंबिकादत्त चतुर्वेदी जब लिखेंगे तो हाड़ौतीपन उनके मुहावरे में ही आता है। उनकी कविता को देख लीजिए, वो हाड़ौतीपन आ जाएगा हिंदी में। और इस तरह से हमारी जो जनपदीयता है, वो जनपदीयता हिंदी को समृद्ध करती है, उसके विरोध में नहीं है। जब उसके विरोध में जाती है तो वो संकीर्ण जनपदीयता है। दो तरह की जनपदीयता है, संकीर्ण जनपदीयता और वो जनपदीयता जो जातीयता का सहयोग करती है। और दरअसल कविता जिंदगी को कवर करती है, अपने समय की पूरी जिंदगी को कवर करती है। जैसे देवयानी ने पढ़ा, उन्होंने स्त्रियों की जिंदगी को कवर किया। स्त्रियों की जिंदगी क्या है, और वो स्त्रियों की जिंदगी खासतौर से मध्य वर्ग की। उसमें अगर किसान स्त्री की जिंदगी भी और आ जाए, शामिल हो जाए, किसी मजदूर और मेहनत करने वाली, बेलदार का काम करने वाली स्त्री की जिंदगी भी आ जाए, किसी चूल्हे पर रोटी पकाती जिंदगी की स्त्री की जिंदगी भी आ जाए, तो वो जनपदीय जिंदगी भी हो जाएगी। अभी उनकी जो स्त्री है वो जातीय स्त्री है। वो नेशन, हिंदी जो नेशन है, हिंदी जातीयता जिसको हम कहते हैं, उस हिंदी जातीयता की स्त्री है, उसकी भी बड़ी जरूरत है। मध्यवर्ग खास तौर से जातीयता के लिए काम करता है। क्यों? कि पूरे मध्यवर्ग ने, चाहे वो मध्य प्रदेश का मध्यवर्ग हो, चाहे वो राजस्थान का मध्यवर्ग हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ग हो, चाहे हरियाणा का, चाहे दिल्ली का, चाहे बिहार का, ये जो हिंदी प्रदेश हैं जितने भी, इनका जो सारा मध्यवर्ग है वो जातीयता का निर्माण करता है और उस जातीय भाषा में कविता लिखता है। जैसे अनिल गंगल हैं, वो ब्रज से हैं, लेकिन ब्रज उनकी कविता में इसलिए दूर हो गया है कि वो उस मध्यवर्ग की जातीयता में शामिल हो गए हैं, इसलिए उनकी कविता की जो कोटि है वो जातीयता की कोटि है। लेकिन कैलाश मनहर की कविता की जो कोटि है वो जनपदीय से जातीयता की कोटि है, उस तरह की कोटि है। तो अभी तक दरअसल राजस्थान की कविता पर इस तरह का लेख मैंने नहीं पढ़ा है जिसमें राजस्थान सामने आता हो। हालांकि बहुत आता है कविताओं में। विजेंद्र की कविता में ब्रज आता था। ब्रज का जो राजस्थान का पूर्वी इलाका है वो पूरा आया करता था। हरीश भादानी की कविता में पूरे रेत, नंद भारद्वाज की कविता में, उनकी कविता में पूरा मारवाड़ का जो संकट है मनुष्य के सामने वो पूरा आता था। और वो जातीय भी होती थी। मतलब जातीयता में और जनपदीयता में कोई विरोध नहीं है। जनपदीयता हमारी जमीन है तो जातीयता हमारा आकाश है। हिंदी में दो तरह की कविताएं इस समय हो रही हैं, या तो जनपदीय आधार वाली जो जनपदीय आधार पर खड़ी हुई हैं और जातीय बनी हुई हैं, जातीयता का कोई विरोध नहीं है जिसमें। कैलाश मनहर की कविता में हमें दिखाई देता है, विजेंद्र की कविता में दिखाई देता था, नंद चतुर्वेदी की कविता में दिखाई देता था। नंद चतुर्वेदी की कविता जब पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं उसमें
क्योंकि उनकी स्मृतियां झालावाड़ से जुड़ी हुई थी, हाड़ौती से जुड़ी हुई थी, इसलिए वो शुरू में हाड़ौती वाली कविता और बाद में वो जातीय कविता में आ गए। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति अपने पुराने अनुभवों से कट जाता है। मध्य वर्ग की संकट है बहुत बड़ा कि मध्य वर्ग अपनी जड़ों से कटकर जातीय तो बन जाता है और वैचारिक रूप से तो बड़ा मजबूत होता है मध्य वर्ग, नीचे वाला वर्ग वैचारिक रूप से मजबूत नहीं होता। उसका संकट यह है, जो जनपदीय है उसका संकट यह है कि उसके पास वैचारिकता का बहुत बड़ा संकट है। वो चीजों को बहुत गहराई से समझता ही नहीं है कि दुनिया कहाँ जा रही है, वो अपने ही खूंटे से बंधा रहता है, इसलिए जनपदीय संकीर्णता पैदा होती है कविता में। लेकिन जो जनवादी और प्रगतिशील विचार से जो लोग जुड़ जाते हैं, जो प्रगतिशील और जनवादी विचार का सबसे बड़ा जो लाभ मिलता है वो ये मिलता है कि हमारा मन बहुत विस्तृत हो जाता है, हम मनुष्य हो जाते हैं, हम फिर हिंदू मुसलमान नहीं रहते, हम फिर जाट गुजर नहीं रहते, हम पूरे विश्व मानव हो जाते हैं और एक ऐसा राष्ट्र मानव, एक ऐसा जातीय मानव हमारे भीतर जन्म लेता है जो एक नए इंसान को पैदा करने की कोशिश करता है। और कविता दरअसल यही काम करती है। अगर इस काम को नहीं करती है तो कविता फिर केवल मनोरंजन की चीज बनकर रह जाती है। अच्छी बात यह है कि हमारे जो कवि हैं उनमें ये सजग भावबोध मौजूद है। देवयानी की कविता में स्त्री वाला, मैंने जैसे आपको कहा, वो जो परंपरा के प्रेत जो हावी हैं हमारी स्त्री पर, खासतौर से तोड़ने की कोशिश, उस परंपरा के प्रेतों से कैसे लड़ें। दलितों के ऊपर परंपरा के प्रेत हावी हैं, दलितों के ऊपर रूढ़ियों के प्रेत हावी हैं। उन रूढ़ियों और परंपराओं से हम कैसे लड़ें, कैसे निजात पाएं, ये कविता रास्ता दिखाती है। तो हमारे राजस्थान के नए कवियों में, पुराने कवियों में ये रास्ता मौजूद है। अब देखिए नंदकिशोर आचार्य हैं, चाहे हम उनको कला वो उस तरह से जनवाद और उसके प्रति उनके मन में बहुत कोई वो नहीं है, लेकिन मनुष्यवाद उनमें है और वो कलावाद के मार्फत उनमें बीकानेर से आते हैं, तो आपको दिखाई दे जाएगा कि इनमें बीकानेर मौजूद है। बिल्कुल, मतलब ये दिखाई देना चाहिए। आपका व्यक्तित्व तो कहां से दिखाई देगा, आप कहां से पहचाने जाएंगे। तुलसीदास आज भी अवध से पहचाने जाते हैं, सूरदास आज भी ब्रज से पहचाने जाते हैं, कबीर आज भी भोजपुरीपन उनमें तो पूरा उनका तो कबीर का तो महत्व इस मामले में और ज्यादा है कि वो जनपदीय होकर भी जातीय बन गए थे अपने जमाने में वो जातीयता का कवि है। वो पूरी हिंदी जातीयता का प्रतिनिधित्व करने लग गए थे, भाषा को इतना विस्तृत उन्होंने कर लिया था। इसलिए कबीर का महत्व केवल पाखंडों का खंडन करने में नहीं है, उनका महत्व उनकी भाषा में भी है, जिसको सधुकड़ी भाषा तुलसीदास जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कह करके और एक मजाक सा उड़ाया था। सधुकड़ी भाषा तो हमारी सबकी होनी चाहिए। अगर सधुकड़ी भाषा नहीं है तो हम पूरी मानवता को अपने बिंब में, अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर रहे हैं। ये कबीर ने उस जमाने में करके दिखा दिया था। और ये हमारे यहाँ तो, हमारी राजस्थान की तो बहुत बड़ी जनपदीय और वैश्विक चेतना वाली कवियत्री आज भी मौजूद है। वो अपनी कविता में मीराबाई से हम बता सकते हैं कि राजस्थान क्या है, आज भी बता सकते हैं मीरा की कविता से, जिनमें जनपदीयता भी है और जो स्त्री चेतना है वो जातीय चेतना है, विश्व चेतना। क्या बात। ये जो संदर्भ है राजस्थान की कविता के, दरअसल अभी उजागर उस तरह से नहीं हुए हैं, जबकि उजागर होने चाहिए। नंद भारद्वाज हैं, तो नंद भारद्वाज का अगर राजस्थानी आधार न हो, मैं आपको कहता हूं, तो उनकी कविता में वो दम नहीं रहेगा। वो केवल जातीय कविता अगर लिखते, उनका राजस्थानी जो आधार है, जो आज भी जुड़ाव है उनकी जिंदगी में, वो उनकी कविता को जातीय भी बनाता है और जनपदीय भी बनाता है, एक जटिल कविता बनाता है। राघवेंद्र रावत के शुरुआत के कविता संग्रहों में देखिए, अंजुरी भर मन जो है वो पूरा मौजूद है। वो कभी उसमें जहां रहे वहां का आदमी आया उसमें, वो भी पूरे ब्रज के इलाके से हैं। भाई मुझे ये बताइए वो मनुष्य कहां से आएगा। तुलसीदास में पूरा अवध मौजूद है, पूरा अवध उनकी कविता में। सूरदास की कविता में पूरा ब्रज का आदमी मौजूद है। कबीर की कविता में पूरा भोजपुर का आदमी मौजूद है, इवन पंजाब तक का आदमी मौजूद है। उनकी कविता को उन्होंने मतलब
गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किया। आप अंदाजा लगाइए, इतना बड़ा उनका वैचारिक आधार रहा। तो राजस्थान की कविता पर हम बहुत, दरअसल इस दृष्टि से विचार अभी बहुत नहीं हुआ है कि राजस्थान की कविता ने संस्कृति के स्तर पर, मानव मनुष्य के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, लोक चेतना, लोक विवेक के स्तर पर, मनुष्यता के विस्तार के स्तर पर कविता को क्या दिया है। हम केवल एक ही पैमाने से, जो हिंदी का एक पैमाना बन गया है आलोचना का, उसी पैमाने से चीजों को देखते हैं। प्रतिरोध की कविता है नहीं है, प्रतिरोध है कि नहीं है, कि विसंगतियां हैं कि नहीं है, 2-4 फॉर्मूले उसके बना लिए गए हैं और उन फॉर्मूलों के आधार पर हम कविता को देखते रहे हैं और उसी आधार पर हम उसको नापते भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो संग्रह है हमारा, ये जो जनवादी लेखक संग्रह अपने समय का आज, जिसमें 80 कवि शामिल हो, 80 कवि, एक जातीय और जनपदीय और सामाजिक हमारी जो संस्कृति है, जिसमें कैलाश मनहर ने गुलाब कविता यहाँ पढ़ी थी, उसके मार्फत जो बातें आती हैं, तो ये सब माध्यम से आएगा। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान की कविता पर हम कभी इस तरह से भी विचार करेंगे कि राजस्थान की कविता में राजस्थान कितना है, मेवाड़ कितना है, मारवाड़ कितना है, ढूंढाड़ कितना है, हाड़ौती कितनी है, यहाँ का वंश कैसा है, कितना है, यहाँ के इतिहास का कैसे संबंध वर्तमान से जुड़ता है, कैसे हम यहाँ के सामंतवाद से लड़ते हैं अपनी कविता में। राजस्थान की जो सामंती प्रवृत्तियां हैं, उनसे भी अगर आप कविता के माध्यम से लड़ते हैं तो वो राजस्थान की कविता है। क्योंकि आपने देखा है कि जो सामंती रिश्ते हैं हमारे, वो अभी गायब, अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी टूटे नहीं हैं, वो मौजूद हैं। हम उतने डेमोक्रेटिक नहीं हो पाए हैं जितने डेमोक्रेटिक हमें किसानों के प्रति, हमें मजदूरों के प्रति होना चाहिए, हमें स्त्रियों के प्रति होना चाहिए, हमें दलितों के प्रति होना चाहिए, हमें अपने आदिवासियों के प्रति होना चाहिए। उतने डेमोक्रेटिक हम नहीं हो रहे हैं। तो ये डेमोक्रेटिक, ये लोकतांत्रिक होने के जो प्रश्न हैं, जो सवाल कविता के माध्यम से उठते हैं, मैं समझता हूँ उन सब पर कविता संग्रह के माध्यम से आपके सामने बातें पहुंचेंगी और ये एक मील का पत्थर होगा। हमारी अपेक्षा ये है कि मील का पत्थर होगा। एक एक कवि पर विचार करने का ये अवसर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ समय भी 2 घंटे के करीब हो रहे हैं और हमारी जीवी जो इनमें है वो भी समाप्त होने वाली है और इनमें जो बिजली का करंट है वो भी समाप्त होने वाला है। इसलिए मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए और जनवादी लेखक संघ राजस्थान की ओर से स्वागत करते हुए आप सभी को करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जीवन सिंह जी, बहुत ही उपयोगी वक्तव्य हम लोगों के लिए। लोकतंत्र और जनवादी चेतना लगातार फैलाने की जरूरत है। इस बात को हमने कविताओं में भी देखा, जीवन सिंह जी के वक्तव्य में देखा और खुद महसूस करते हैं, इसीलिए हम कविताएं लिख रहे हैं। तो आज मैं आप सबका आभार करता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला और इस प्रोग्राम में शामिल हुए। हम कुछ और एपिसोड्स करेंगे इस किताब के बहाने, इस कविता संग्रह के बहाने। मैं लोक मित्र के आलोक शर्मा जी का भी आभार करता हूँ, उन्होंने एक अच्छा काम किया है। राघवेंद्र रावत जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जीवन सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ, कैलाश मनहर, हंसराज चौधरी, अनिल कंगल और देवानी भारद्वाज, आप लोगों ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, अच्छी लगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि श्रोताओं और पाठकों को भी आपकी कविताएं बहुत अच्छी लगेंगी। आप लोग लिखावट के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ये प्रोग्राम YouTube पर अपलोड होगा,
आप वहाँ फिर से सुन सकते हैं। तो मैं धन्यवाद आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों से विदा लेता हूँ। धीरेश जी, एक वो हमारे अंबिका दत्त जी हैं कवि राजस्थान से, उन्होंने एक प्रश्न किया था बीच में, अगर अच्छा, उनको इजाजत दे, एक प्रश्न किया था। हाँ, वो दरअसल बताएं। श्रोता है। अंबिका दत्त जी बताइए। अंबिका दत्त जी अनम्यूट करिए अपने उसको। अंबिका दत्त जी ने बीच में प्रश्न किया था। हाँ, आपने प्रश्न किया था अंबिका दत्त जी? ना ना, मैंने तो कोई प्रश्न नहीं किया, ऐसा लगा होगा, मेरा कोई इसमें आया था? प्रश्न नहीं था। नहीं, इस पे आपने हाथ रेज किया था सर। ओ, हाथ का मतलब प्रश्न होता है, ये मुझे पता नहीं था। अरे हाथ का मतलब हम उसका गांव मतलब के ये है लोग कि ऐसा आप हाथ ऊंचा करते आप हैं कुछ तो कहना चाह रहे हैं। हाजिर साहब, हाजिर हूँ ऐसा कहते हैं। चैनल्स अच्छा। वाले तो उंगली दिखाते हैं। हाँ, नहीं, चैनल्स हम पर हाथ चैनल्स का पर मतलब बैठे हाजिर हूँ ऐसा कहते हैं, हाजिर हूँ साहब। अच्छा। नहीं, वो अच्छा है। हमारी हर हरकत प्रश्न ही करती है। तो आपने हाथ उठाया तो सही ही समझा गया कि आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं, और प्रश्न करना ही हमारा मूल धर्म है, मूल काम है। और अगर प्रश्न ही हम नहीं करेंगे तब तो सब कुछ पाश की कविता की तरह मर जाने के बराबर होगा। तो मैं आपका भी आभार करता हूँ, और हम लोग फिर जल्दी ही राजस्थान के समकालीन कविता पर और प्रोग्राम करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। इसको लगेगा हाँ ये सचेत है।